दोस्तों डीएम मैडम जैसे ही अपने रूम में सोकर जगती हैं तो उन्हें एक लड़के का चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। तो डीएम मैडम अपने घर से निकलकर बाहर आती हैं तो देखती हैं उनके वहाँ पर माता पिता और दो चार मेहमान खड़े हैं जो कि उस लड़के को एक पेड़ में बांधकर बहुत ही बेरहमी से पीट रहे हैं। और लड़का बाप बाप करके भैया छोड़ दो, चाचा छोड़ दो, अपनी बेरहमी से हाथ जोड़कर अपनी सलामती का भीख मांग रहा होता है। दोस्तों इतना जब देखते हैं मैडम दौड़ी दौड़ी चली आती हैं और वो भी हाथ जोड़कर सभी से विनती करने लगती हैं कि इस लड़के को छोड़ दो, जाने दो, इसकी कोई गलती नहीं है। और सभी से रिक्वेस्ट करती हैं लेकिन कोई भी सुनता नहीं। कोई लातों से मारता है, कोई मुक्कों से मारता है, कोई फाइट करता है और उसे मारे ही जा रहा था। वो बेचारा अपनी जान की सलामती के लिए भीख मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो। ये सब मंजर देखती हैं मैडम मारे गुस्से के मारे वो दौड़ी दौड़ी अपने पिता के रूम में जाती हैं और अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल को निकालती हैं और दौड़ के बाहर आती हैं, एक हवाई फायर करती हैं। खबरदार अगर एक भी थप्पड़ अगर इस लड़के को मारेगा मैं उसे शूट कर दूंगी अगर तुम लोग नहीं रुकते हो। दोस्तों इतना कहती हैं और उसके बाद अपने पिता से कहती हैं कि आपने कहा इस लड़के को भूल जाओ, मैं इस लड़के को भूल गई। आपने कहा कि दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं उसके लिए भी राजी हो गई। आपने कहा कि आपने जो जो कुछ कहा मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग इसे क्यों इतना बेरहमी से मार रहे हो? आप लोग जानते हो कि ये कौन लड़का है? ये ऑटो रिक्शा जरूर चलाता है, लेकिन जिस दिन मौत और ज़िंदगी के मैं उस पहलू पे जूझ रही थी, मेरा सर फट गया था, उस समय कोई मेरा मदद करने वाला नहीं मिला। यही लड़का है जो मुझे ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया और रात भर फ़ोन आप लोगों के पास करता रहा, लेकिन कोई लोग आप लोगों ने कोई भी एक भी फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। खून की ज़रूरत पड़ा तो बेचारा एक बोतल खून देकर मेरा जान तक बचाया और आज आप लोग इसकी जान लेने के पीछे पड़े हैं। दोस्त इतना जब कहती है दोस्तों तो उसके घर में कोहराम मच जाता है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आखिर एक लड़की और उस जो है कि रिक्शा चालक से संबंध क्या था, कहानी क्या थी, आखिर सच्चाई को इस वीडियो में पूरा समझेंगे और जानेंगे कि आखिर एक डीएम मैडम और एक रिक्शा चालक की जिंदगी में आखिर हुआ क्या, ये कहानी क्या है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की, जहां पर एक संध्या नाम की लड़की रहती है और उसके पिता जो हैं एक इंजीनियर होते हैं जो कि कानपुर सेंट्रल में रहकर अपनी इंजीनियर का वर्क करते हैं। दोस्तों घर से बहुत ही बड़े अमीर व्यक्ति थे जो कि एक घर में अकेले ही एक औलाद जो संध्या थी, बहुत ही पढ़ने में होशियार थी। इसे मनसा था कि मैं जो है कि यूपीएससी बीट करके डीएम या एसडीएम का पोस्ट हासिल करूं और अपने जो है कि पढ़ाई का सदुपयोग करूं और समाज सेवा करूं। दोस्तों लाख मनाने के बाद भी संध्या जो है दिल्ली पढ़ाई जाने के लिए जिद करती है, लेकिन इनके माता पिता जो है दिल्ली जाने से मना कर देते हैं। लेकिन मजबूरन में ये इलाहाबाद में इसको पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों संध्या जो है इलाहाबाद में पढ़ाई करने लगती है और इसके बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं और इसको जो भी 10 रुपये मांगती तो इसके पिता 100 रुपये देते, क्योंकि इनके पिता के पास भी बहुत ही अंधी कमाई थी और अपने लड़की को 10 रुपये मांगने पर 100 रुपये दे देते थे। कभी भी ये नहीं पूछते कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि घर की एक लौती लड़की थी और बहुत ही लाड प्यार से ये लोग पाल रहे थे। दोस्तों इधर संध्या भी बहुत मन लगा के पढ़ रही थी, लेकिन इनके लगभग 2-4-10 लड़के भी फ्रेंड हो गए थे, लड़कियां भी 2-4-10 फ्रेंड हो गई थी जो कि धीरे धीरे नशे के आदी हो गए थे। दोस्तों नशे की आदी होने की वजह से धीरे धीरे उसकी संगत का असर संध्या को भी पड़ने लगा। दोस्तों अब धीरे धीरे संध्या पढ़ाई को धीरे धीरे भूलने लगी और नशों की आदियों में धीरे धीरे झूमने लगी। दोस्तों इधर यूपीएससी की तैयारी कर ही रही थी, अब धीरे धीरे इसे नशे का आदी हो गई। अब होता क्या है दोस्तों, एक दिन नशा करके और ये अपने हॉस्टल पर वापस आती है, सभी इसके फ्रेंड चले जाते हैं अपने अपने रूम पर और जा ही रही थी, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल वाला आता है और इसे जोरदार टक्कर मारता है और इसकी
जो है कि ये जाकर एक डिवाइडर पर गिरती है और इसका सर फट जाता है और वहीं उसका बहुत ही तेज़ी से खून गिरने लगता है और ये चकरा कर गिर जाती है। नशे के हालत में ये लड़खड़ा भी रही थी, अब चलने के काबिल भी नहीं होती है। तभी एक लड़का होता है सुमित नाम का, जो कानपुर का रहने वाला होता है और वो भी एक अपनी यूपीएससी की पढ़ाई के लिए जो है कि इलाहाबाद जाकर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन बहुत ही गरीब किस्म का आदमी होता है। तो वो दिन भर पढ़ाई करता है, पार्ट टाइम में ऑटो रिक्शा चलाकर अपने मेहनत मजदूरी करता है और अपना खर्चे से कुछ पढ़ाई में लगाता है और कुछ जो है पैसा घर भी भेजता है। उधर से वो घूम रहा था, तभी देखता है संध्या को, तो संध्या के पास आता है, देखता है कि तो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई है। फिर संध्या कहती है कि मुझे बचा लो भैया, मैं अपने बाप की इकलौती लड़की हूँ, अगर मैं मर गई तो मेरे माता पिता का क्या होगा, वो भी बेचारे मेरे शौक में ही मर जाएंगे, मुझे बचा लो। इतना देखता है लखपत, तो जो सुमित होता है वो डर जाता है, मारे छोड़कर जो है कि संध्या को भागने लगता है ऑटो लेकर कि कहीं मैं भी इसी के चक्कर में ना फंस जाऊं, मैं गरीब आदमी, कहीं ये मर गई तो इसका सारा केस मेरे ऊपर लग जाएगा और मैं नाजायज में फंस जाऊंगा और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए जो है कि एक पढ़ाई कर रहा हूँ, नौकरी पाने के लिए मेरा कैरेक्टर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वहाँ से ये जाने लगता है, तभी जब थोड़ी देर जाता है तो उसकी जो बात होती है उसके दिमागों में गूंजता है कि मैं माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ, मर जाऊंगी तो मेरे माता पिता भी मेरे लिए मर जाएंगे। दोस्तों इतना सुनकर वो बेचारा जा नहीं पाता है, वापस फिर से घूमकर आता है और संध्या को अपने ऑटो में बैठाता है और एक बढ़िया से हॉस्पिटल में लेके जाता है और इसको एडमिट करा देता है। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इसकी जान बच गई और इसका जो है कि बहुत ज़्यादा खून बह गया है और इसे खून देना पड़ेगा। ये मोबाइल फ़ोन को उसको उठाता है और देखता है पर्स में कुछ तो पैसे थे नहीं, अब ये भी गरीब था, किसी हिसाब से वो दवाई वगैरह चलवाता है और क्या करे, इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि खून खरीद पाए। फ़ोन बहुत सारा करता है, उसके पापा के नाम से सेट था उस पर भी करता है, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं होता है, ये बहुत परेशान हो जाता है। रात में डॉक्टर कहते हैं कि अगर खून नहीं मिला तो ये बेचारी मर जाएगी। फिर सुमित जो होता है क्या करे, अपने शरीर से एक बोतल ब्लड बैंक को खून निकाल के देता है और उसके ग्रुप का फिर खून आता है और उसके बाद इस संध्या को चढ़ा दिया जाता है। फ़ोन ट्राई करते करते उसको सुबह हो जाती है, सुबह जाके फ़ोन उसके पिता उठाते हैं और ये सारी मंजर वो बताता है कि इस फला हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके पिता सुबह लगभग में 11 बजे तक आते हैं, उससे पहले यहाँ से जा चुका होता है अपना ऑटो रिक्शा अपना काम करने के लिए। दोस्तों आते हैं उसका सारा देखभाल करते हैं और धीरे धीरे वो जो संध्या होती है वो ठीक हो जाती है। फिर उसके पिता जो है इलाहाबाद से कानपुर अपनी ड्यूटी पर लेकर चले जाते हैं, वहाँ पर इसकी दवा वगैरह होती है और फिर जो संध्या होती है वो अच्छी हो जाती है। फिर 1-2 महीने बाद आके अपनी पढ़ाई करने लगती है। जो सुमित होता है वो अपना ऑटो रिक्शा पार्ट टाइम चलाकर जो है कि अपना जीवन यापन भी करता है और पढ़ाई भी करता है। अब ये संध्या बहुत ढूंढती है उस लड़के को, लेकिन कोई भी पता नहीं लगता है कि कैसे उसका पता मिले, लेकिन करे भी तो क्या करे। वहाँ के जो हॉस्पिटल के लोग होते हैं वो बताते हैं कि आपको उसने ऐसे ऐसे मदद किया और खून देकर आपकी जान बचाई। तो ये बहुत ही उस बात से इम्प्रेस होती है, उसको बहुत ही ढूंढना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, लेकिन मिल नहीं पाती है। अचानक वो उसी रोड पे एक दिन घूम रही थी, निकल रही थी, तभी वो जो सुमित होता है देखता है कि ये तो वही संध्या लड़की है जिसे मैंने बचाया था और एक बोतल खून देकर उसे कहती है और कहता है सुमित और क्या हाल चाल है संध्या जी आपका, अब तो तबीयत ठीक है। इतने में वो गुस्सा हो जाती है। संध्या कहती है आप कौन होते हैं हाल चाल पूछने वाले और क्यों पूछ रहे हो? तो बताता है कि मैं ही तुम्हारा जो उस रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, मैं ही ले जाके हॉस्पिटल आपको भर्ती किया था और एक बोतल खून देकर आपकी जान बचाया था, वही मैं सुमित हूँ और कोई नहीं। तो उतना सुनती है तो संध्या के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मस्ती से पसीना छूटने लगता है और उसकी शुक्रिया अदा करती है और उसे धन्यवाद बोलती है कि भैया माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हें जो भी कुछ कहा उसके लिए सॉरी। उसके बाद धीरे धीरे उनका जो है बात घंटों तक होती है। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों लोग नंबर अपना शेयर कर लेते हैं और धीरे धीरे बातें उनकी होने लगती है। फिर सुमित एक दिन बाद में बताता है कि संध्या पूछती है कि आखिर में तुम इतने हैंडसम और अच्छे लड़के हो, पढ़ाई वगैरह क्यों नहीं करते, क्यों तुम ऑटो चलाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? तो फिर इधर सुमित बताता है कि देखो मैं बहुत ही गरीब घर का आदमी हूँ और मैं जो है कि ऑटो चलाकर पार्ट टाइम अपना कुछ पैसे कमाता हूँ। मैं भी यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और पढ़ाई करता हूँ, लेकिन करूँ क्या, एक गरीब घर का लड़का हूँ, मजबूरी में मैं ऑटो चलाता हूँ। तो फिर संध्या भी बताती है कि बहुत बड़े घर की लड़की हूँ। तो इधर ये
सुमित जो होता है वो जानता है कि ये बहुत बड़े घर की लड़की है, कहता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सारा कुछ पता है। उधर धीरे धीरे जो इसका दोस्ती है वो प्यार में बदलने लगता है। संध्या को उस एक बोतल खून के बदले सुमित से धीरे धीरे प्यार होने लगा था। इनको घंटों घंटों धीरे धीरे बात होने लगती है, क्योंकि जो सुमित होता है बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छा लड़का होता है और बहुत ही नेक दिल का इंसान होता है। और उसे जो नशे की आदी होती है जो संध्या, उसे सारे नशा छोड़ने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें कहता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है जिसपे कि उसे मजबूरन ही संध्या को अपने दोस्तों से घृणा आने लगती है और धीरे धीरे वो नशा धीरे धीरे छोड़ देती है। अब जो इसकी दोस्ती है वो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है। अब करे भी तो क्या करे, अब सुमित को भी धीरे धीरे प्यार होने लगता है। संध्या कहती है कि मैं एक दिन सोचती है कि क्यों ना इसे प्रपोज कर दिया जाए, तो फिर सोचती है कि चलो यूपीएससी का पेपर हो जाए, उसके बाद मैं अपने प्यार का इजहार इससे कर ही दूंगी। फिर अपने यूपीएससी का एग्जाम वो देती है, देने के आने के बाद फिर सुमित से एक दिन मिलती है और अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। कहती है सुमित देखो मैं तुमसे बेतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जीना मरना चाहती हूँ। इधर सुमित कहता है कि देखो मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, क्या तुम्हारे घर वाले कभी राजी होंगे? कभी नहीं राजी होंगे, तुम्हारा हमारा मेल कभी नहीं हो सकता, आप मुझे भूल जाओ। तो फिर संध्या कहती है कोई बात नहीं, देखो मैं यूपीएससी की पेपर जो है बीट कर दूंगी और मैं जिला कलेक्टर या डीएम कोई ना कोई तो पोस्ट पाई जाऊंगी, मैं नौकरी करूंगी और हम लोग हंसी खुशी रहेंगे। आपके पैसे ना होने से क्या मतलब है मेरे को, मैं खुश रहूंगी आप में। आपने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को ही बदल डाला, क्योंकि अगर आप ना होते मेरी ज़िंदगी में तो मैं कभी कभी की एकदम बेकार लड़की हो गई थी। तो देखिए मुझे ये ठुकराओ मत, मुझे अपना लो। तो इतना सब सुनने के बाद सुमित भी ना में ना नहीं भर पाता है, मजबूरन उसे हाँ ही भरना पड़ता है। फिर दोनों की बात होने लगती है, दोनों में एक जो है इसका भूत सवार हो जाता है, दोनों में इतनी बेतहा मोहब्बत हो जाती है कि कुछ पूछ नहीं सकते हैं। फिर जब यूपीएससी बीट कर देती है, उधर रिजल्ट आता है, फिर जो इधर जो संध्या होती है अपने घर जाती है अपने माता पिता से मिलने के लिए कि ताकि ट्रेनिंग अब जाना पड़ेगा। उधर घर में भी बहुत खुशहाली का माहौल था। इधर उसके पिता कहते हैं कि देखो बेटा एक फ़ोटो है, ये शादी के लिए रिश्ते के लिए आया है, क्या अच्छा है? अगर अच्छा हो तो मैं तुम्हारी शादी के लिए बात करता हूँ। संध्या जो है वो गुस्सा हो जाती है अपने पिता पर, कहती है पापा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं एक लड़का है उससे बेतहा मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी जिसका नाम सुमित है, वो कानपुर का रहने वाला है। सारी कुछ बताती है चीज़ें। और उसके बाद उसके पिता कहते हैं बेटा आखिर में उसका इंट्रोडक्शन मुझे भी कराओ, आखिर में वो क्या करता है, क्या कहाँ रहता है, उसका जात क्या है, किस धर्म का है, मुझे भी तो बताओगी। तो बताती है संध्या कि वो रिक्शा चलाता है, बहुत गरीब है। कहते हैं कि बेटा तुम ये पिस्टल उठाओ और मुझे भी एक गोली मार दो अपनी माता को, क्योंकि मुझ जैसे माता पिता के अरमान में यही रह गया था जो कि आज बेटी मेरी एक रिक्शा वाले लड़के से शादी करेगी एक डीएम बनकर, और हम लोगों की इज्जत क्या रह जाएगी। तू कर लेना बेटा शादी मुझे, लेकिन उससे पहले मुझे जो है कि एक पिस्टल की गोली मार दे और हम लोग दोनों लोग मर जाएं, उसके बाद आसानी से तुम शादी कर देना। जो संध्या होती है वो समझ जाती है कि माता पिता का जो उसमें राय नहीं है। उसके बाद बहुत कहने के बाद मजबूरन उसे हाँ भरना पड़ता है और माता पिता के देखे गए लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। फ़ोन कॉल स्विच ऑफ कर देती है, नंबर बदल देती है। उसके बाद होता क्या है, जो रिश्ते के लिए दिन तारीख तय कर दिए जाते हैं, मजबूरन में संध्या शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब सुमित को फ़ोन नहीं लगता है तो बताए गए एड्रेस पे जो है संध्या के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर हड़कंप मचा देता है कि कहाँ हो संध्या। बहुत लोग मना करते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो कहता है कि संध्या कह दे कि नहीं मुझसे प्यार नहीं करती है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद संध्या आती है, साफ साफ मना कर देती है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं कि तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ, तुम क्यों मेरा बेइज्जती करने आए हो, वहाँ से तुम चले जाओ। दोस्तों अब इतना कहने के बाद उसके जो मेहमान होते हैं कहते हैं अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि यहाँ पर माहौल में गड़बड़ी डालने के लिए, माहौल को बिगाड़ने के लिए अंजाम क्या होता है, अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इतना कहने के बाद संध्या घर में चली जाती है। उसके मेहमान जो होते हैं 2-4 लोग, वो पकड़ के उस लड़के को पेड़ में बांध देते हैं और लातों मुक्कों और घुस्सों से पीटने लगते हैं। इतना तेजी से वो बाप बाप करके चिल्लाने लगता है, अपनी दर्द भरी अपनी ज़िंदगी की बेरहमी की भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं ज़िंदगी में कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। बेवफा लड़की, बेवफा संध्या, तूने प्यार में धोखा दिया, बहुत कुछ कह कह के जोर जोर से गाली देने लगता है। उधर संध्या चली जाती है, घर में रूम बंद कर लेती है, लेकिन इतनी सारी बात सुनती है, बहुत ही चीज़ें, बेवफा सनम, बेवफा, प्यार में तुमने धोखा दिया, बहुत कुछ चीज़ें कहता है। लेकिन इधर संध्या को जब बर्दाश्त नहीं होता, वो लोग पीटे ही जाते हैं। वो बाप बाप करके चिल्लाता, कोई पट्टों से मार रहा था, कोई बेल्ट से मार रहा था, कोई लात घुस्सों से मार रहा था।
अब सुमित की जो हालत थी वो संध्या को देखी नहीं जाती है। वो गुस्से से उठती है और अपने पिता के घर में जाती है, पिस्तौल को उठाती है और जाके वहाँ जो दरवाजे पे एक फायर को दागती है। कहती खबरदार, अगर कोई अब एक भी शब्द अगर उसे गाली देगा या एक भी झापड़ मारेगा मैं उसे शूट कर दूंगी। तुम लोग बहुत ही बेरहम और बेदर्द भरे इंसान हो। पिताजी आपने कहा कि इस लड़के को भूल जाओ, मैं भूल गई। आपने कहा सिम तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। आपने कहा इस लड़के से शादी ना करो, जहां आपने कहा मैं वहां शादी करने के तैयार हो गई। लेकिन जब इसे मैंने ठुकरा दिया उसके बावजूद भी इसे आप लोग क्यों मार रहे हो? जानते हो ये कौन इंसान है? ये इसी के बदौलत आज मैं डीएम बनी हूँ, इसी के बदौलत मैं आज दोनों पैरों पे खड़ी हूँ, आज मेरी ज़िंदगी है। आप लोग जानते क्या इसके बारे में जो इसे बेरहम से इतनी तेज़ी से मार रहे हैं? अगर ये ना होता मैं आज ज़िंदगी में नहीं होती, मेरा सर फट गया था। 10-15 दोस्त जो मुझे छोड़कर भाग गए थे, ये बेचारा रिक्शा चलाने वाला लड़का मुझे उठा कर ले गया, एक बोतल खून देकर मेरी ज़िंदगी को बचाया और आज उसी के बदौलत मैं ज़िंदा हूँ। उसी से प्यार किया, उसी के बदौलत आप लोग उसे जान ले रहे हैं। उसने प्यार करके मुझसे गुनाह क्या किया, मैं उससे भी प्यार करती हूँ, मैंने क्या गुनाह किया? इतना जब सुनते हैं उसके माता पिता तो फूट फूट के रोने लगते हैं और जाके सुमित के गले लग जाते हैं और सुमित को खोलते हैं उसके पिता और रोने लगते हैं। उसको गले लगाकर उसे दामाद अपना मानने के लिए स्वीकार कर देते हैं। उसी मंडप में फिर उसकी शादी कराते हैं उसके पिता और हंसी खुशी जो है कि उसकी बेटी जो है वो डीएम के पदवी के लिए डीएम के लिए ट्रेनिंग पर चली जाती है और इधर दोनों भी घरों में खुशहाली का माहौल आ जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि संध्या ने सुमित से प्यार करके एक बदले खून के बदले उससे विवाह करके अच्छा किया या गलत। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।